मैं जोरदार तालियों के साथ तीनों मेहमानों का स्वागत करूंगा। नाम लेना चाहूंगा श्री बिट्टू कुमार, एनआरआई हैं और उद्यमी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर विजेश कुमार, प्रबंध निदेशक हैं पराशर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, और श्रीमती भावना जो कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दवा वाले फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के। तीनों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, क्योंकि ये तीनों ही मिलकर आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना में अपना सहयोग दे रहे हैं। स्वागत। और बिट्टू जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सबसे यंग आप हैं, हालांकि लेडीज फर्स्ट होता है, मैं मैम से परमिशन लेते हुए, क्योंकि आप युवा हैं। आपसे पहला सवाल ये कि भाई पढ़ाई आपने बाहर की और फिर पढ़ाई करने के साथ साथ 12वीं में ही मेरे ख्याल से शायद पहली नौकरी या आपने कमाना शुरू कर दिया था। ये मतलब कोई आदर्श आपका, या फिर अगर कोई आपको आदर्श माने तो फिर कैसे, क्या मंत्र है आपके पास? थोड़ा बताइए सक्सेस स्टोरी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई प्रैक्टिकल चीज सुनता है, जानकारी हासिल करता है, तो वो प्रेरणा देती है। एक्चुअली मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ और मेरे पापा फौज में हुआ करते थे। तो 8th क्लास में था तब मेरी पहली फिक्शन पब्लिश हुई थी, जो कि एक बेस्ट सेलर बन गई थी उसी समय। तो उस समय पिताजी ने बोला कि ये सब क्या कर रहे हो, यू शुड ट्राई टू सर्व इन द नेशन, के आप देश के लिए सेवा करो। तो मैंने पापा को कहा कि पापा, एक चीज़ आज की डेट में है, जो प्रॉब्लम सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, प्रॉब्लम्स बॉर्डर के अंदर भी हैं। हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, युवा सरकारी नौकरी के पीछे घूमते रहते हैं, और इतनी सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पापा ने बोला ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। देन मैंने क्योंकि बिज़नेस करने के लिए खुद का कैपिटल नहीं था, तो उस समय तक 7 किताबें लिखी, और उसके बाद पहला बिजनेस स्टार्ट किया। उसी सिलसिले में मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की, और उसके बाद अभी इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। और अभी इस साल तक पूरे विश्व में 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। और पूर्णिया में आया था, तब शुरुआत ही की थी बिहार में काम करने की सॉरी, लेकिन पहली शुरुआत हो चुकी है, और बहुत जल्द बिहार में 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। वेरी नाइस। बिल्कुल, अपनी धरती को वापस लौटाने का वक्त, रोजगार का भी अवसर कई युवाओं को मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं। और बिट्टू जी, आपने कहा कि एक बड़ा निवेश आप यहाँ पर बिहार पर करने जा रहे हैं। औद्योगिक नीति की अगर बात करें तो आज की तारीख में बिहार की आप कैसे देखते हैं? कितनी दिक्कतें आपको आई, जो अगर नहीं होती तो बेहतर होता? और दूसरी चीज़ की विदेशी निवेश को भी अगर हम देखते हैं, अगर हम भारत के ही निवेश को आकृष्ट नहीं कर पा रहे बिहार पे, तो विदेश निवेश को हम किस तरह से यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मैं लोगों के नाम और कंपनीज़ के नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मैंने यहाँ बिहार में काम करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि 4 साल लग के एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी को यहाँ बुलाया गया था। उन्होंने यहाँ पे 140 करोड़ रुपए डाल के इंडस्ट्री भी लगाई, लेकिन किसी कारणवश 1 साल बाद उन्हें बंद करना पड़ा सरकार की वजह से। तो चलिए, सरकार का अपना उसमें मानना था कि उनका कुछ कार्य ऐसा था कि उन्हें बंद ही कराना पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके के सेंटिमेंट्स मार्केट में हैं कि सरकार ही कॉपरेट नहीं कर रही है, सरकार बुला के आपको बंद करवा रही है, तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब मैंने कुछ कोलैबोरेशंस किए हैं, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे इंडियन जो पहले से ही बड़े बिजनेसेस हैं, वो बिहार आएँ, वो काम करें, और उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले। शिक्षा जिस रूप में बिहार के युवाओं को मिल रही है, छात्र छात्राओं को मिल रही है, क्या वो तकनीकी तौर पर दक्ष आपको नज़र आते हैं? क्या वो नौकरी हासिल करने के लिए तैयार आपको दिखाई देते हैं? वेल प्रिपेयर्ड आर दे? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक माध्यमिक शिक्षिका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रही थी। उस समय मैं अमेरिका में था, और हमारे लोगों के बीच में उस पर काफ़ी मजाक उड़ाया गया, हंसी उड़ाई गई। कहा गया कि ये देखो, ये है तुम्हारे इंडिया का शिक्षा लेवल। उन्हें नहीं पता था कि ये बिहार है क्या है, बट मुझे पता था कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो बहुत बड़ी परेशानी है, जो पहले के शिक्षक हैं उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, और यहाँ के बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, यहाँ के बच्चे काफ़ी सक्षम भी है कार्य करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो उन्हें प्रॉब्लम आती है वो ये है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, तो वो बेटर हो रहा है, लेकिन अंग्रेज़ी अभी भी गायब है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमारा जो अभी इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे देखें तो राष्ट्र ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है।
हम बोल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, चाइना से सामान नहीं मंगाएंगे, हम अब खुद का सामान बनाएंगे, हो सकता है हम बाहर भी भेजें। अब यहाँ लीची का सब कुछ चल रहा है, बोल रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लाएंगे, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लाएंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको अंग्रेजी की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बिहार का पिछड़ापन होने का जो रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में इंग्लिश ही नहीं है। सेकंड, सारे लोग सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। जो हमारी भी एजुकेशन पॉलिसी है वो सिर्फ एक आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना ही सिखा रही है। बाकी देशों में देखता हूँ कि जो भी आपको बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करो, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन की पढ़ाई करो। तो जो है स्किल बेस्ड पढ़ाई है वो इंडिया में कहीं कहीं तो शुरू हो गई है, दिल्ली में भी आपने देखा होगा शुरू हो गई है, बिहार में अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें भी हम एजुकेशन सिस्टम यहाँ बनाना है तो अंग्रेजी और स्किल बेस्ड पढ़ाई बहुत भावना जरूरी जी, है। इस पर मैं आपसे भी एक आपका टेक और आपका नज़रिया जानना चाहूँगा। माननीय सांसद जी भी, निषाद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी संसद सत्र चल रहा है, जाहिर तौर पर लगातार बिहार के और मुजफ्फरपुर की समस्याओं को वहाँ पर वो रखते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स या क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है, लगातार वो कहते हैं कि जॉब गिवर बनना चाहिए। आप बिहार के युवाओं में कोई कमी नहीं है